चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिया था डाइपोल के कारण। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T डॉट R अपॉन R क्यूब था, है ना। ऐसे था T डॉट R अपॉन R क्यूब। इसका डेरिवेशन भी करा दिया था और ये है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो हेडिंग डाल लो हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ भाई देखो कैसे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पढ़ा था, है ना। तरीशी और रिमझिम और ये सोनी, है ना, पूर्वी। मैं आपको बता देता हूं, आप रफ में लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में जब डाइपोल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप डाइपोल रखते हो ऐसे करके, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दो चार्ज होते हैं और उनके बीच की दूरी 2a होती है, तो इस पे फोर्स लगता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E, इधर की ओर, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा और माइनस क्यू पर इधर की ओर फोर्स लगता है ना। कितना फोर्स लगेगा? QE। प्लस क्यू पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसमें एक टॉर्क लगने लगता है। टॉर्क कितना लगेगा? यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टॉर्क लगता है PE sin थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, आप दोबारा से लिख लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। क्या है ये? टॉर्क। तो ऐसे लिख लो चाहे रफ में, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चित्र को बनाएंगे हम, है ना। और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क लगता है P क्रॉस E। टॉर्क जो होता है P क्रॉस E होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है, हाँ चलो ये होता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। यानी कि डाइपोल मोमेंट को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यदि ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात करें, है ना, रफ में लिखना है, आप लिखो चाहे मत लिखो, ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क होता है F डॉट S, ये dW होता है F डॉट dx, ये ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। और मैंने आपको रोटेशनल मोशन में वर्क पढ़ाया था। रोटेशनल मोशन में फोर्स यानी बल, फोर्स का पार्ट कौन परफॉर्म करता है? टॉर्क। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहां पे वर्क होता है टाउ डी थीटा। ये किसके लिए है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क का? रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। आप रफ में लिख लो, ट्रांसलेशनल मोशन में W इक्वल टू F डॉट dx होता है और रोटेशनल मोशन में टॉर्क, इसे बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ, टाउ डॉट डी थीटा। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। टॉर्क W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन के लिए होगा ये, और ट्रांसलेशन मोशन के लिए F डॉट dx होता है। तो बोर्ड पे देखो, हम क्या एज्यूम करते हैं, यहां पे थोड़ी जगह छोड़ करके चित्र बनाना है अपने को। हमें ये बताना है कि यदि कोई डाइपोल मोमेंट, यदि कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये एंगल थीटा है ना। तो यदि हम इसे घुमाएंगे, ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। लिखो, लेट assume an electric dipole whose dipole moment P is placed in uniform electric field E, making an angle theta as shown in figure, below, as shown in figure below. सही है। यदि इस पे ऐसे रखा हुआ है तो इस पे क्या लगेगा? इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे। देन टॉर्क एक्टिंग
ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे हम लिखेंगे PE साइन थीटा। ये टॉर्क लगने लगेगा, ये लगता है टॉर्क PE साइन थीटा। Therefore, यदि इस पे टॉर्क ऐसे लग रहा है तो हमें इसे घुमाने में, जैसे डाइपोल मोमेंट है P, यह भी एंगल थीटा है, तो मैं इसे थोड़ा सा एंगल घुमाऊं d थीटा, इसे घुमाने में, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में, जैसे ये बॉडी है और ये बॉडी है और इसे मेरे को ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा ना। ट्रांसलेशनल बॉडी में छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क होता है dw इक्वल टू f इंटू dx, और ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो w कितना हो जाएगा, टॉर्क d थीटा। रोटेशनल मोशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्क की। किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्क की। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की। पंखा घूम रहा है, पंखा घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, टॉर्क की। और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, फोर्स की। रोटेशन मोशन में टॉर्क, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पे देखो, इसे तो मैं साफ कर देता हूं, लिखो इसके बाद, therefore for small angular displacement d theta elemental work dw is equal to कितना लिख दूं, टाउ d थीटा। छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क, है ना। therefore total वर्क कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। किसका इंटीग्रेशन, एलिमेंटल वर्क का इंटीग्रेशन से टोटल वर्क निकल जाएगा। W टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, और टाउ की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, PE साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब मैं इसमें लिमिट रखूंगा, पहले यहां तक कॉपी करो। हाँ भाई, हो गया।
यस सर। ओके, यस सर। है ना। तो ये आ गया। अब देखो लिमिट है, मान लेते हैं कि हमारा जो डाइपोल है, इनिशियल जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा नॉट है, और फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना, ऐसे। assume dipole is rotated from initial angle theta naught to final angle थीटा। देखो ऐसे, यहां पे मान लेते थीटा नॉट था, थीटा नॉट से कितना हो गया, थीटा हो गया बाद में, तो इनिशियल एंगल थीटा नॉट से थीटा हो गया। तो टोटल वर्क, इसे तो लिमिट यहां नहीं रखेंगे, अब रख देंगे, इसलिए टोटल W जो हो जाएगा थीटा नॉट से थीटा और PE साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब रख देंगे लिमिट। क्लियर है बात? मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से। एक बात और सुनो, अभी लिखो मत, समझ लो। मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और फाइनल थीटा नॉट हो जाता है। दूसरी बात, आप रफ में लिख लेना कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, यदि आपको नहीं पता तो। इसमें P और E कांस्टेंट है, तो बेटा ये आ जाएगा बाहर, और थीटा नॉट से थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। दूसरी बात, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट थीटा से थीटा नॉट से थीटा हो जाएगी। पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो जब हम इसमें थीटा रखेंगे तो माइनस थीटा, फिर माइनस लगा करके माइनस कॉस, फिर क्या रखेंगे इसमें, थीटा नॉट, ऐसे लगेगा। लिमिट रखनी आती ना, पहले तो लोअर अपर लिमिट एज इट इज, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, और यहां पे थीटा की जगह थीटा नॉट, यहां पे थीटा की जगह थीटा। अब बोर्ड पे देखो, PE माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, और PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। दिस इज टोटल वर्क डन। यहां तक करो अभी। ओके, देखो बोर्ड पे, दिस इज द वर्क डन बाय अस फ्रॉम रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, है ना। अब यही वर्क क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब इसमें मान लेंगे कि जब डाइपोल मोमेंट, एक चित्र और बना लेंगे छोटा सा, कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब डाइपोल ये माइनस क्यू और प्लस क्यू की स्थिति में है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। जब 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है बात? ये एज्यूम कर लेंगे, है ना। एज्यूम इफ थीटा नॉट इज 90 डिग्री
इनिशियल एंगल थीटा नॉट इज 90 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इसे रेफरेंस मान लेते हैं हम। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, थीटा नॉट कितना लिख लें, 90 डिग्री। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वर्क डन ही, सुनो एक मिनट, ये वर्क डन जो हम वर्क करते हैं, जैसे आपने इसे ऊपर ले गए, तो आप जो वर्क करते हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। कब, यदि थीटा नॉट को कहां रखें हम, 90 डिग्री रखें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड एट थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, थीटा एट एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u। देन देखो इज u, अब u फाइनल इज इक्वल टू u, ऐसे लिख लो। तो u फाइनल कितनी हो गई, u फाइनल u माइनस 0, इनिशियल कितनी थी, 0। हमने एज्यूम कर ली कि यदि थीटा नॉट 90 डिग्री है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, cos 90, और ये कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा, ऐसे करके। cos 90 की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Pe माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस Pe cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हम इसे P डॉट E भी लिख सकते हैं, क्योंकि A डॉट B क्या होता है बेटा, A डॉट B होता है AB cos थीटा। तो इस तरीके से यह Pe cos थीटा आता है, तो उसे हम वेक्टर T डॉट वेक्टर E लिख सकते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस Pe cos थीटा या P डॉट E cos थीटा आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। हो गया भाई, यस सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E आती है, या Pe cos थीटा माइनस Pe cos थीटा। व्हाट इज P? P is the electric dipole moment of dipole, E is the uniform electric field, P cos थीटा। देखो,
तो डेरिवेशन तो आपका कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो देखो फॉर्मूला आपको याद रखना है अल्टीमेटली कि अगर जो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ऐसे किसी एंगल थीटा पे, डाइपोल मोमेंट कितना है इसका p, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और p वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा होती है ना। बनाओ इसे, यदि कोई डाइपोल मोमेंट उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर p हो और वो थीटा एंगल पे रखा हो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगी। देखो इसमें स्पेशल केस लिख सकते हो आप, है ना, स्पेशल केसेस, है ना। फर्स्ट, व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है भाई, कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, ये तो एंगल कितना आ गया इसके बीच में 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन यू पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी हो जाएगी माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है 0, किसके लिए, यदि थीटा 90 डिग्री, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। ये तो हमने माना ही था, ये तो हमारा रेफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, लेकिन इसे आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है भाई, अब देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर पैरेलल, और यहां पे लिख लेना एक बार, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पी वेक्टर, ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर लिख लो यहां पे। इस केस में यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो ई वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर, इसका मतलब देखो चित्र कैसे बनेगा, ये हो जाएगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही है। थीटा 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डाइपोल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, थीटा इस केस में कितना आ गया 0, और कॉस 0 की वैल्यू ध्यान रखना कितनी होती है 1, तो देन पोटेंशियल एनर्जी U माइनस पीई कॉस 0, और U कितना हो जाएगा माइनस पीई, माइनस पीई।
ये जो डाइपोल की पोजीशन होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, ये पोजीशन जो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। किसकी होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा जब 0 होता है ना, तो ये जो कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस, if theta is equal to 180 degree, that is electric field and dipole moment are anti-parallel। वेक्टर E और वेक्टर P क्या है? एंटी पैरेलल है। बोर्ड पे देखो एक बार, यदि 180, अभी इनके बीच में कितना थीटा, और यदि ऐसे हो जाएगा 0, यदि ऐसे हो जाएगा तो 90 डिग्री, और यदि ऐसे हो जाएगा तो 180 डिग्री। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बनाओ थोड़ा सा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक, और डाइपोल मोमेंट जस्ट इसके अपोजिट है। कैसे? ये यूं जाकर के 90 डिग्री हो जाता है, 180। और जब थीटा 180, ये जब एंटी पैरेलल होते हैं तो ये जो कंडीशन होती है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है ना। तो इस केस में साथ में आपको ये याद रखना है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। देन पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 180, तो कितना हो जाएगा? -PE -1 cos 180 की वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? PE हो जाएगी। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी PE होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में -PE होगी। ठीक है, तो ये है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में -PE, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में PE। तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? तरीशी आप बताओ कौन से केस में ज्यादा है, स्टेबल में या अनस्टेबल में? सर क्या चीज? बेटा पोटेंशियल एनर्जी किस केस में ज्यादा है? अनस्टेबल, स्टेबल में, स्टेबल में तो अनस्टेबल में। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है नहीं? अब कहोगे सर केमिस्ट्री में तो क्लास ही नहीं चल रही तो कहां से पढ़े? नहीं, अनस्टेबल बोर्ड पे देखो, जैसे ये पेन है, अभी ये स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। आई बात है? ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल सिस्टम, कम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल सिस्टम, है ना। ये है। अब मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं इसमें आपको, सही है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना, वर्क डन जो होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग
work done in rotating a dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जो W होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द वर्क डन होगा, वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये वर्क डन होता है, ये तो हमने पहले ही निकाला था, है ना। वर्क डन U फाइनल माइनस U इनिशियल को ही हम वर्क डन बोलते हैं। सही है भाई। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना। तो मान लेते हैं कोई डाइपोल मोमेंट है और उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है। क्लियर है क्या बात? और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इट इज रोटेटेड स्टेबल इक्विलिब्रियम टू एंगल 60 डिग्री टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री। यू हैव टू फाइंड वर्क, है ना। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इफ ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, इफ ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field E in stable equilibrium position, find the change in potential energy, or work done in rotating the dipole to first at an angle 60 degree, second at an angle 90 degree, third 2 rotating the angle 2 with unstable इक्विलिब्रियम। ये है क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है ना। छोटा सा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी पे, वर्क डन निकालना है यहाँ।
ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, P। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी, E। कैसे रखा है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है और ये डाइपोल मोमेंट P ऐसे रखा हुआ है ना, इस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 ऐसे रखा हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, रोटेट करना है। कहां तक रोटेट करना है, इन रोटेटिंग द डाइपोल टू एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना। फर्स्ट केस में क्या करना है अपने को, हमें इस डाइपोल को यहां से 60 डिग्री तक बनाना है। ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है ऐसे। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो हो जाएगा इसे यूं 60 तक घुमाना है। पहली बात, पहले तो ये कंडीशन है, तो इसे फर्स्ट यहां लिखना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूआई कितना होता है फॉर्मूला, माइनस पीई कॉस थीटा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस पीई कॉस 0, यहां पे लिख देता हूं माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 1, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई। ये तो होती है ही, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई होती है। तो हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई। दूसरा बात, रोटेटिंग द डाइपोल टू, फर्स्ट केस में कहां तक 60 डिग्री तक, तो बेटा इस केस में थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, बता सकता है कोई बच्चा, कॉस 60 कॉस 60, अच्छा रिमझिम दो, रिमझिम तरिशी। कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, लिख लेना। और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, इसे भी लिख लेना, है ना, ये है। तो यू फाइनल देखो बेटा, कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस पीई इंटू 1/2। आई बात समझ में, तो ये हो गया। तो इनिशियल तो यही है, फाइनल ये हो गई। तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना हुआ, यू फाइनल होगा माइनस पीई बाई 2, इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल, ये तो फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल कितना था माइनस पीई। तो बोर्ड पे देखो माइनस पीई बाई 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पीई। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस पीई बाई 2, है ना। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही वर्क डन भी कहते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी कहते हैं। तो कितना हमें काम करना पड़ेगा, इसे घुमाने में, यूं घुमाने में 60 डिग्री तक घुमाने में हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो P बाई 2 होगा, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है।
सही है भाई। तो बोर्ड पे देख लो, मैं सवाल फिर से समझा देता हूं। सवाल क्या था? ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्लेस्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे रखा हुआ है। तो उस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI बराबर माइनस P होगी। तो आपको वर्क निकालना है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब उसे 60 डिग्री तक रोटेट कर दें। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, माइनस P/2 आ जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल होगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल होगी, जो कि P/2 के बराबर होती है। और यही वर्क डन भी होगा, है ना। इसमें मैंने लिख दिया है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ही जोड़ दिया है। सही है। सेकंड क्या केस है बेटा? सेकंड केस में इनिशियल तो यही रहेगी माइनस P, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड केस में हमने डाइपोल मोमेंट को क्या रख दिया है? 90 डिग्री पे रख दिया है ऐसे। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये सब 0 हो जाएगा। तो U फाइनल कितनी हो जाएगी इस केस में? 0। आ गई बात समझ में? तो U फाइनल इज इक्वल टू 0, इसलिए चेंज इन U फाइनल माइनस U फाइनल 0 माइनस U इनिशियल तो यही रहेगी माइनस PE इज इक्वल टू PE, है ना। और यही क्या होगा? डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू PE। किस केस में? जब आप उसे 0 से 90 डिग्री तक लाते हो। थर्ड केस और देख लो। थर्ड में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? हाँ भाई बता देना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कोई बच्चा बताओ मेरे को। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा P। इस केस में थीटा हो जाएगा 180, और cos 180 होता है -1। तो U फाइनल हो जाएगी माइनस PE cos 180 और माइनस PE -1, और ये हो जाएगा U फाइनल P। क्लियर है बात? मैं इधर लिख देता हूं। इसके बाद थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। इस केस में U फाइनल PE माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो यही रहेगी, और ये कितनी हो जाएगी? 2PE। ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन के भी बराबर होता है। तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो 2PE होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक वर्क 2PE। ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है सवाल।